Good morning प्यारे बच्चों. I am Lakhan Kumar, your physics teacher. Today we will discuss about the chapter 7 of your physics book, that is system of particles and rotational motion, part 2. In part 1 we already read about the center of mass of system of particles and rigid body and their applications. Okay, now we have to read about the second part of this chapter. Let we read about it, that is rotation motion related. And first quantity related to rotation motion of rigid body is angular velocity. So average angular velocity, first of all we read about it. It is defined as the time rate of change of angular displacement of a time interval. ये हमने डेफिनेशन चैप्टर नंबर 4 में भी देखी थी, है ना. तो इसका मतलब एवरेज जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा. इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है. इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ द चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम. ओके, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी थीटा अपॉन डी टी. एंगुलर वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, और इट्स डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय द राइट हैंड थंब रूल. तो वेक्टर क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन जो है इन वेक्टर क्वांटिटी की राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम करेंगे, यानी मोशन के डायरेक्शन में सभी फिंगर्स को फोल्ड कर लेंगे. तो थंब कैन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द रोटेशन एक्सिस एंड डिनोटेड बाय डेल्टा ओमेगा एवरेज एंड ओमेगा इंस्टेंटेनियस. ऐसा यूनिट क्योंकि डेल्टा थीटा अपॉन डी टी है, तो डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो रेडियन पर सेकेंड. तो इसकी अनदर यूनिट है जो कि आरपीएम यानी रिवोल्यूशन पर मिनट होती है. इसको अगर हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल कवर होता है, तो हमें 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड लेना पड़ेगा एक आरपीएम के अकॉर्डिंग. ओके, क्योंकि रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो रेवोल्यूशन का मतलब 2 पाई एंगल और मिनट्स का मतलब 60 सेकेंड, तो 2 पाई बाई 60 से हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर. नेक्स्ट वन एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन भी हमने पहले पढ़ा था, बट फिर देख लेते हैं. तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए डेल्टा अल्फा यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओवर अ टाइम इंटरवल. तो ये भी हमने देखा था, टोटल चेंज इनटू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम. और इंस्टेंटेनियस के लिए हम लिमिट लगा देंगे एट एन इंस्टेंट के लिए डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट इज़ ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी. तो डायरेक्शन ऑफ अल्फा जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अगर ये इसकी एंगुलर स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. सो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव. ओके, और केस सेकंड में अगर वो इसकी स्पीड को एंगुलर स्पीड को डिक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा और ये एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा. इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा अल्फ़ा को एवरेज और अल्फ़ा को इंस्टेंटेनियस. ऐसा यूनिट क्या बनेगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट वन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन. अब हमने ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन के लिए हमने किया था, वो लीनियर मोशन के लिए था. अब एंगुलर मोशन के लिए भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होता है. तो in chapter kinematics we have studied about the uniformly accelerated motion. Here we shall study about the uniform angular acceleration motion, and for the uniform angular acceleration alpha is equals to constant. क्योंकि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कांस्टेंट होगा. तो इसका मतलब हमने एक पार्टिकल लिया है जो कि रोटेट कर रहा है, एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है ऑन द रिजिड रोटेशनल रिजिड बॉडी. लेट एट t equals to 0 time its initial angular position is equals to theta equals to 0 and initial angular velocity is equals to omega नॉट. अगेन t टाइम पे हमारे पास कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट थीटा और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो हमारे पास 3 फार्मूलाज क्या क्या बनेंगे. फर्स्ट फार्मूला है ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. जैसे हमारे पास लीनियर मोशन में v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था, तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं. अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी हमने इंस्टेंटेनियस देखा था. यहाँ पर हम कैलकुलस मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से हम डी ओमेगा निकाल सकते हैं. डी ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा डी टी. हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे विद लिमिट्स, तो ये तो हो जाएगा ओमेगा नोट से ओमेगा तक, है ना.
और यहाँ पर आ जाएगी 0 to t, क्योंकि dt चेंज हो रहा है, तो ये हो गया। सेकेंड थिंग, हमारे पास अल्फ़ा जो है वो कांस्टेंट है, वो आउटसाइड आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन होगा t। तो इसका मतलब ओमेगा का वैल्यू, ये जो डी ओमेगा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओमेगा में। डिफरेंस इंटीग्रेशन ये होता है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, हम पुट कर देंगे लिमिट्स, तो ये वैल्यू आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सेम एज इट इज़ ही है, बस वेरिएबल चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है थीटा इक्वल टू ओमेगा जीरो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये ऐसे वैसे ही है जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिया और इसके अंदर हमने ओमेगा का वैल्यू पुट कर दिया डी थीटा अपॉन डी टी, और यहाँ पर ये एज इट इज़ है, तो डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी, है ना। तो उधर चला जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं दोनों साइड पे, तो लिमिट्स आ जाएगी। ओके, और फिर डी थीटा का हो जाएगा थीटा, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट थीटा, और ओमेगा नोड के लिए ओमेगा नोड आउटसाइड आ जाएगा और डी टी का कितना हो जाएगा टी, और इसी तरीके से अल्फ़ा, क्योंकि ये दो पार्ट्स में हो जाएगा ना, एक प्लस वाला इधर एक प्लस वाला उधर, तो अल्फ़ा बाहर और टी का हो जाएगा, टी का कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, एज इट इज़ है जैसे हमने वहाँ इंटीग्रेशन किया था। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम पुट कर सकते हैं, जैसे कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस था, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, थीटा डी थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, उसमें डी एस से मल्टीप्लाई को डिवाइड करते थे, तो डी थीटा अपॉन डी टी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है ओमेगा। तो ओमेगा पुट कर दिया, डी थीटा इधर लेकर आए तो अल्फ़ा डी थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर ओमेगा डी ओमेगा, तो हम इसके अंदर पुट करेंगे तो वैल्यूज हमारे पास ये आ जाएगी, एलसीएम लेने और ट्रांसफ़र करने के बाद कंप्लीट इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये देख लेते हैं कि हमारे पास पहले ये रिलेशन हमने डिराइव भी किया था, एज इट इज़ वैसे ही करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इनटू रेडियस, है ना। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, वैसे ही वहाँ से हमने निकाला है। तो अगर हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आर तो रेडियस है, कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो डी थीटा अपॉन डी टी, तो डी एस अपॉन डी टी वी होता है और डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा होता है, तो आर ओमेगा हमारे पास आ जाएगा। क्लियर, तो ये रहा इसका रीज़न। अब वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये बनेगा ओमेगा क्रॉस आर। अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर ही होता है, आर क्रॉस ओमेगा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि दोनों में सीरियल मैटर करता है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा सीरियल मैटर करता है, तो ओमेगा क्रॉस आर जब हम लेंगे तभी राइट वैल्यू आएगा, ये अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल सिचुएशन है। क्लियर, नेक्स्ट वन हमारे पास है रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी के अंदर हमने वी ओमेगा आर लिया, दोनों तरफ टी की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो हमारे पास आ गया ए टी अल्फा आर। ए टी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को, यानी ये इसकी एंगुलर स्पीड को इंक्रीज करेगा ना, इसलिए। तो वेक्टर फॉर्म हमारे पास आ जाएगा अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर आएगा, आर क्रॉस अल्फा नहीं आएगा, कोई प्रैक्टिकल फॉर्म से हमारे पास रिलेशन है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात को। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिड बॉडी बाय वर्च्यू यानी नेचर विच इट अपोजेस चेंज इन इट्स रोटेशन मोशन, यानी एक प्रॉपर्टी है किसी भी रिजिड बॉडी की जो इसके रोटेशन में चेंज को क्या करता है, अपोज करता है, रोटेशन मोशन में चेंज को, यानी उसकी एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से अगर रोटेशन हो रहा है, तो अगर उसमें हम चेंज हो रहा है, अगर उसमें चेंज करना चाहते हैं तो ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये हमेशा क्या होता है, एक एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू होता है, और ये तभी वैसे ही रोल प्ले करता है जैसे कि लीनियर मोशन में मास प्ले करता है। तो मास जो होता है वो इनर्शिया की मेजरमेंट भी तो है इसमें, लीनियर ट्रांसलेशन मोशन में, तो वैसे ही यहाँ पर जो है वो अपोज कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रोटेशन मोशन में और ये ट्रांसलेशन मोशन में। डिफरेंस बिटवीन मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दैट द मास इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी and is independent of any reference axis chosen, but moment of inertia depends on the mass as well as its distribution about the given axis of the rotation, in words other words depends on this। okay, तो मास जो है वो किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है
और जो कि किसी भी रोटेशन एक्सिस से इंडिपेंडेंट होती है, यानी मास किसी और रोटेशन एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किस एक्सिस के अराउंड बॉडी रोटेट कर रही है और उसके अकॉर्डिंग इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इसका मतलब ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, रोटेशन एक्सिस पे, शेप ऑफ बॉडी, क्योंकि एक्सिस के अकॉर्डिंग कैसे मास उसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप बताएगी, साइज ऑफ बॉडी कितनी बड़ी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, यानी कहीं पर डेंसिटी ज़्यादा है और कहीं पर कम है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। तो ये मास डिपेंड्स ओनली ऑन दीज टू थिंग्स। ओके, तो ये दोनों थिंग्स पे ही मास डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल और साइज ऑफ बॉडी। लेकिन रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सभी पे डिपेंड करता है ना, रोटेशन एक्सिस पे भी और शेप ऑफ बॉडी, यानी किस शेप की है बॉडी। क्लियर। नेक्स्ट वन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आई से। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रिजिड बॉडी के लिए हम देखेंगे इसका क्या होगा। तो हमने एक एम मास ऑब्जेक्ट की है, तो जो रोटेट कर रहा है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के अराउंड और एक्सिस से, और द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर, यानी रोटेशन एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी और मास का और इस डिस्टेंस के स्क्वायर का मल्टीप्लाई, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी यूनिट क्या बनेगी कि केजी मीटर स्क्वायर, और डायमेंशंस m1 l2। क्लियर। इसी तरीके से पार्टिकल के लिए देखोगे तो क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो सभी का क्या हो जाएगा, सम। तो इसका मतलब m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस ऐसे चलेगा तो mi ri स्क्वायर, वेयर i इज इक्वल टू 1 to n। ओके, अगर उसमें n पार्टिकल्स है तो। इसी तरीके से रिजिड बॉडी के लिए जिसमें यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें नहीं पता उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो उसके लिए हमने इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, और इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आर स्क्वायर डी एम है ना। तो यहाँ पर हमने स्मॉल डी एम मतलब मास लिया और उसकी पोजीशन डिस्टेंस देखिए रोटेशन एक्सिस से कितनी आ रहा है, तो उसके स्क्वायर को डी एम के करस्पॉन्डिंग हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज़ द रिजिड बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन। हम किसी भी यूनिफॉर्म फिगर के लिए यही वाली जो है जो फॉर्मूला है हम यूज़ करेंगे। ओके, तो इस बार के जो सिलेबस में है वो हमारे पास इतना ही है कि हमें सिर्फ फार्मूलाज देखने हैं कि डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स की। तो थिन रॉड ऑफ द लेंथ एल, ओके, कि अगर हमने एक एल लेंथ की थिन रॉड है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, तो एल स्क्वायर बाई 12 एम एल स्क्वायर बाई 12। ये क्या है, द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द रोड। मतलब ये एक्सिस, क्योंकि रोटेशन एक्सिस की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है किस एक्सिस के अराउंड हम ले रहे हैं। इसी तरीके से सर्कुलर रिंग के लिए हमने लिखना है, तो सर्कुलर रिंग के लिए हमने इसकी सेंटर से पासिंग थ्रू एक्सिस ली है, ओके, जियोमेट्रिकल एक्सिस, और उसका क्या बनेगा एम आर स्क्वायर। इसी तरीके से सर्कुलर रिंग का अगर डायमीटर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एम आर स्क्वायर बाई 2 बनेगा, ओके, चेंज हो जाएगा। सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस, अगर डिस्क हमने ली है तो उसके लिए उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी एम आर स्क्वायर बाई 2, और डायमीटर के अकॉर्डिंग लेंगे तो एम आर स्क्वायर बाई 4। क्लियर। इसी तरीके से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज और है हमारे पास, कौन कौन सी है। एक बॉडी हमने ली है राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर ऑफ द रेडियस आर एंड लेंथ एल। ओके, हमने एक सॉलिड सिलेंडर लिया है तो इसकी जियोमेट्रिकल एक्सिस जो कि इसके सेंटर में से जाएगी और अलोंग द लेंथ होगी, तो उसकी सिमेट्रिक एक्सिस भी बोल सकते हैं, तो उसको उसके अराउंड क्या होगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। और हॉलो सिलेंडर है तो यानी अंदर से खोखला है तो उसके लिए एम आर स्क्वायर बाई 2। और सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस आर है तो डायमीटर के अकॉर्डिंग बनेगा 2/5 एम आर स्क्वायर। हॉलो स्पेयर है तो 2/3 एम आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वन, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिर्फ मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इसकी डेफिनेशन ही पढ़नी है। इट स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द its center of mass and the product of its mass and the square of the distance between the two parallel axes according to the theorem of parallel axis। ओके, तो इसने ये बोला है कि अगर हम किसी बॉडी का किसी एक्सिस के अराउंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोट कर रहे हैं आई इसके अकॉर्डिंग, तो हमने एक एक्सिस सपोज करनी है जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से जाएगी, और सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के अराउंड इसका
देख लेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस और टोटल मास और उसके स्क्वायर के मल्टीप्लाई के एडिशन के इक्वल होगा। ये चीज़ इसमें बोली हुई है ना। तो इसका मतलब इसका टोटल मास और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस इस सेंटर ऑफ मास से जाने वाली पैरेलल एक्सिस इसके के सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग। क्लियर। इसी तरीके से थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, इट स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेनर बॉडी, यानी अगर एक फ्लैट बॉडी है तो उसको मान सकते हैं परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट्स of inertia about two perpendicular axes concurrent with perpendicular axis and lying in the same plane of body। यानी अगर हमने इसके अराउंड देखना है तो इस बॉडी के लिए देखना है तो इस बॉडी के लिए इसके इस एक्सिस के अराउंड जो भी होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इस बॉडी में पहले से प्रेजेंट टू परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। यानी ये अगर आई जेड है तो ये आई एक्स और आई वाई के सम के इक्वल होगा। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट वन, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन ये एक इमेजनरी डिस्टेंस है जिसके स्क्वायर को हम अगर उसके टोटल मास से मल्टीप्लाई करें तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है जो कि सिस्टम के रियल मास डिस्ट्रीब्यूशन से मिलता है। क्लियर। तो ये इसमें लिखा हुआ है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को के से रिप्रेजेंट करते हैं और आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होगा। ओके, इट इज़ द इमेजनरी डिस्टेंस, यानी इसके रोटेशन एक्सिस से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके स्क्वायर को उसके टोटल मास से मल्टीप्लाई करने पे वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले जो कि उसके रियल मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें मिला है। तो के इज इक्वल टू रूट आई अपॉन एम बनेगा, वेयर आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। नेक्स्ट वन, टॉर्क। टॉर्क क्या है? द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू कॉज और चेंज द रोटेशन मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। यानी एक ऐसी टेंडेंसी है फोर्स की जो कि वो किसी भी बॉडी को रोटेट कराता है किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग और या फिर उसकी रोटेशन मोशन को चेंज करता है। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है इन द फिगर बिलो, द रिंच। रिंच यानी किसी भी वोल्ट को हम टाइट करने के लिए रिंच यूज़ करते हैं, तो उसकी बात की है। Trying to open the nut, now the ability of wrench to open the nut will depend on not only on the applied force but the distance which force is applied. This gives birth or new physical quantity are called torque। मतलब ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि कितना फोर्स हमने उसके ऊपर लगाया है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि कितनी डिस्टेंस से हमने उसके ऊपर अप्लाई किया है। तो इसी का मतलब ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है कि उसको खोलने के लिए हमें कितनी एबिलिटी चाहिए। तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों को इंक्लूड करने के लिए एक न्यू क्वांटिटी हमने दी और दैट इज़ कॉल्ड टॉर्क। ओके, तो हम इसको बोलते सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं कि फोर्स का किसी एक्सिस के राउंड मोमेंट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, टॉर्क होता है। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर इस रेंज के ऊपर हमने एक फोर्स एक्सर्ट किया। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसको हम टेंजेंशियल बोलेंगे और एक को हम बोलेंगे रेडियल। तो ये रेडियस के अकॉर्डिंग है तो ये रेडियल बन जाएगा और ये टेंजेंशियल बन जाएगा, एफ साइन फाई और एफ कॉस फाई। तो आप देख सकते हो अगर इस एक्सिस के अकॉर्डिंग कोई फोर्स लगा है तो वो तो रेंज को बाहर की तरफ खींचेगा, तो वोल्ट तो खुल नहीं सकता। तो वोल्ट कौन खोलेगा? सेकेंड कॉम्पोनेंट जो कि टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट है। तो हम इस एफ की जो ये फोर्स है इस डायरेक्शन में लगा है तो इसको हम पीछे इंक्रीज करेंगे तो इस पूरी लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की डिस्टेंस जो होती है वो इस रोटेशन एक्सिस है, क्योंकि ये सर्कल यूं रोटेट होगा तो ये रोटेशन एक्सिस बन जाएगी जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। उससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास ये है। तो ये इस फोर्स पर और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ओके, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट हमारे पास लगा हुआ है? एफ साइन फाई, और हमारे पास डिस्टेंस कितना है? आर परपेंडिकुलर। तो एफ साइन फाई और आर परपेंडिकुलर पे डिपेंड करेगा। तो यही है हमारे पास। इफ़ ओनली रेडियल फोर्स वर प्रेजेंट नट कुड नॉट बी ओपन, क्योंकि वो बाहर की तरफ खींचेगा। दस द फोर्स कॉजिंग द रोटेशन इज टेंजेंशियल फोर्स एफ टी ओनली। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क about an axis due to the force is given by
टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स कॉजिंग ऑफ द रोटेशन, जो कि उसको रोटेशन को कॉज बना हुआ है, उसको रोटेट कर रहा है, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो हमारे पास ये आ गया आर साइन फाई। क्लियर। तो आर साइन फाई जो है वो डिस्टेंस हमारे पास जिस पॉइंट पे लगा हुआ है। देखो दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, या तो हमने मतलब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, या हमारे पास इसका ये कंपोनेंट ले लो। ठीक है। तो लास्ट में ऑटोमेटिकली कंक्लूजन यही आएगा कि आर साइन फाइव को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आर है, तो ये आर परपेंडिकुलर क्या बनेगी, आर साइन फाइव। तो इसका मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होना चाहिए। क्लियर। तो ये रहा हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो ये रहा। क्लियर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब या तो आर और टेंजेंशियल कंपोनेंट या फिर आर परपेंडिकुलर फोर्स। तो दोनों में से कुछ भी। जो ये आर परपेंडिकुलर है इसको मोमेंट आर्म और लीवर आर्म भी बोलते हैं। ये डिसाइड करेगी कि कितना कम फोर्स से हम टॉर्क जनरेट ज़्यादा कर सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज फाउंड बाय द स्लाइडिंग द फोर्स वेक्टर एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। ओके। आर क्रॉस एफ टो इज इक्वल टू, देखो ये एफ साइन थीटा बन रहा है ना, आर एफ साइन थीटा। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ ही बनेगा, एफ क्रॉस आर नहीं लिखना है, क्योंकि ये उसी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग है। तो आर क्रॉस एफ के अकॉर्डिंग वी कैन फाइंड द टॉर्क। ओके। एंड राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। टॉर्क ऑल्सो फॉलोज द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जैसे हमने फोर्स निकाला था तो वेक्टर सम वाला रूल था ना, उसी को हम सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस भी बोल सकते हैं। वैसे ही सभी टॉर्क का वेक्टर सम होगा रिजल्टेंट टॉर्क। नोट एक चीज़ कर लें, टॉर्क एंड फोर्स आर entirely different quantities, as torque is always defined with the reference to the point about which body is rotating, and while force does not depend on it, like torque of F about O is 0. Okay. And while about A or B is not 0. ओके। कि मतलब हमारे पास फोर्स जो है, फोर्स जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। सिर्फ टॉर्क जो है वो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट्स की ये कि बॉडी का जो रोटेट कर रही है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसके देखो, व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड कपल फोर्स। ये एक फिगर की बात कर रहा है जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं की है ना, उसके अकॉर्डिंग। व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड कपल। ओके। कपल फोर्सेस भी बोल सकते हैं इनको, यानी वो फोर्सेस जो कि जिनकी मैग्नीट्यूड में इक्वल है और अपोजिट भी है, बट दोनों की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अलग अलग पॉइंट से जा रही है। तो इसका मतलब ये कपल फोर्सेस जनरेट करेंगे, और कपल फोर्सेस कैन जनरेट द टॉर्क। कि ये आपको पता है कि ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, तो ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके। इस पॉइंट के अराउंड। तो ये जो यहाँ पर टॉर्क जनरेट होगा, इसके लिए याद रखना कि दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू द टॉर्क हियर। ओके। तो ये टॉर्क की सिंपल कॉन्सेप्ट थी फॉर द पार्टिकल। ओके। अब सिस्टम ऑफ मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हम आगे देखेंगे। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं। वन मिनट। तो ये सब कुछ हमारे पास आगे है। तो दिस इज द कंप्लीट नॉलेज ऑफ moment of inertia and rotation of torque, and we later read about the torque for the system of particle. Okay. If you have any kind of doubt, then you can ask me later. Thank you.